माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। एसपी के प्रतिनिधि मंडल में सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, विधायक इकबाल महमूद, पिंकी यादव और कमाल अख्तर शामिल रहेंगे। दोपहर करीब 2 बजे एसपी का डेलीगेशन संभल पहुंचेगा। पीड़ित परिवार को एसपी प्रतिनिधि मंडल आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपेगा। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद की पैमाइश के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो आज संभल पहुंचेगा डेलीगेशन। 2 बजे का समय पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख का चेक भी दिया जाएगा। 4 लोगों की इस हिंसा के दौरान मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। हिंसा किस तरीके से भड़की थी 24 नवंबर को, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस पर पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव में 4 लोगों की मौत हो गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट में सियासी दंगल के बीच न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोती नगर मामले में चुनाव संबंधित आधिकारिक जानकारी दी गई है कि खाली बिजली के मीटर पर जो 26 वोट लगाए गए हैं उनमें कड़ी पड़ताल के बाद 12 वोट को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया गया कि बाकी 14 आसपास किराए के घरों में रहते हैं। कल ही न्यूज 18 इंडिया ने शनिवार को इस खबर को दिखाया था। तो दिल्ली में जो चुनाव से पहले फर्जी दस्तावेज, फर्जी वोटर्स का मामला सामने आया है, उसको लेकर न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वोटर लिस्ट का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें फर्जी वोटर बनने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पार्टी प्रतिनिधियों के सामने वेरिफिकेशन हुआ है। खाली बिजली के मीटर पर बने थे 26 वोट। वो जो 26 वोट खाली मीटर पर बने थे, अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। और दिल्ली में चुनाव से पहले फर्जी दस्तावेज के मामले में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी एक्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट किया है। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। साउथ वेस्ट जिले पुलिस ने सभी इससे पहले शनिवार को 8 बांग्लादेशी निवासियों को डिपोर्ट किया था। चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में दिल्ली पुलिस घर घर जाकर पूछताछ करती नजर आ रही है। शाहीन बाग इलाके में नकली दस्तावेजों के आधार पर के साथ नया वोटर कार्ड बनवाने की कोशिश करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन में नकली दस्तावेज लगाने पर 4 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पे जो मुहिम चल रही है उसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट को कल फिर एक नई कामयाबी मिली। हम लोगों ने 7 बांग्लादेशी लीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं। इसके अंदर से 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। हमने लास्ट वीक भी 5 बांग्लादेशी लीगल इमिग्रेंट पकड़े थे और अरेस्ट भी किए थे फर्जी दस्तावेज के मामले में। सर, किस तरीके से यहाँ रह रहे थे और कैसे पुलिस को जानकारी मिली और यहाँ क्या काम करते थे? हमारा जो पिछला केस था जिसमें 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े थे, उसी केस में आगे फर्दर लीड्स मिली तो हमें मालूम चला कि 7 और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं। उनको हमने जब अप्रीहेंड किया तो मालूम चला उनके पास बांग्लादेशी आईडीज हैं और वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और कुछ ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की हस्तियों को कुंभ में आने का निमंत्रण बांट रहे हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ का निमंत्रण बांटे जाने को गलत बताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी विरोध शुरू कर दिया है। जबकि बीजेपी ने महाकुंभ के आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष के नेताओं को भी कुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं।
जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा। नहीं देना चाहिए। सरकार, भगवान और भक्त के बीच में कौन हो जाते हैं, ये जो एजेंट बन गए हैं, तो उसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। तो इनको आमंत्रण देने का अधिकार नहीं है। तो सरकार तो व्यवस्था नहीं, व्यवस्था दे दे अलग बात है, लेकिन आमंत्रण नहीं देना चाहिए इनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो धर्म के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, आस्था के नाम पे राजनीति करती आई है। ये भाजपा का चरित्र है। समाजवादी पार्टी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इनविटेशन बांट रही है, जबकि कुंभ के स्नान के लिए जो आस्था का विषय है, उसके लिए क्या किसी को इनविटेशन देना। उधर महाकुंभ के निमंत्रण को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने प्रदेश की पूर्व सरकारों को कर्तव्यहीन बताया है। तो वहीं इस मामले में टीएमसी ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया है। वो नहीं चाहते थे कोई आवे, तो इसमें उनका कसूर है। योगी जी चाह रहे हैं सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है। और उन्होंने नहीं बुलाया, ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। उनको करना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। उनके पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि लोग आए, इसलिए किसी को नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन बगैर बुलाए कुंभ तो हजारों हजार साल का है। ये तो कोई काटसी का पॉलिटिक्स नहीं है। भाजपा की तरफ से ये काटसी एक्सपेक्ट करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका डिक्शनरी में ऐसा सब नहीं होता है। तो अखिलेश यादव यूपी का अपोजिशन का बहुत बड़ा लीडर है, एस्टेब्लिश्ड लीडर है। तो कुंभ मेला होने जा रहा है, तो अखिलेश यादव तो उनको तो इनविटेशन मिलना ही चाहिए। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ परिवार के साथ महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई है। कैफ के साथ उनका बेटा और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर संगम तट पहुंचे और कैफ ने यहां डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। तकरीबन 1.5 मिनट के वीडियो में मोहम्मद कैफ संगम के बारे में बोलने और बात करते दिखाई दे रही है। कैफ ने डुबकी लगाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यमुना की धारा में ही उन्होंने तैराकी सीखी थी। वीडियो में कैफ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि गंगा का पानी बहुत ठंडा है। वो नाविक से बात करते हुए उसे गंगा और यमुना के बहाव के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। मोहम्मद कैफ अपने बेटे को साइबेरियन बर्ड्स भी दिखा रहे हैं। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। संगम तट पर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण दिया है। कुंभ की पहचान, सनातन का संदेश विश्व भर में सुनाई दे रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ से एकता का संदेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जहां एक तरफ महाकुंभ के निमंत्रण को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर के गांव के मुसलमान महाकुंभ में जाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, मुस्लिम बाहुल्य गांव के कई परिवार अपने पूर्वजों की भी तलाश में जुटे हैं और जिन लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल गई है, उन्होंने अब अपने नाम के आगे दुबे और शुक्ला जैसे सरनेम भी जोड़ लिए हैं। जौनपुर की कैराका तहसील में आने वाला डेहरी गांव मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ रहने वाले अधिकतर परिवार मुस्लिम हैं और यहाँ रहने वाले नौशाद अहमद पिछले कई महीनों से अपना पूरा नाम नौशाद अहमद दुबे लिखने लगे हैं। नौशाद अहमद दुबे के मुताबिक जानकारी करने पर उन्हें पता लगा कि उनके पिता लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे दुबे लिखना शुरू कर दिया। गांव के प्रधानमंत्री फरहान अहमद के मुताबिक केवल नौशाद ही नहीं बल्कि गांव के कई मुस्लिम परिवारों के लोगों ने अपने पूर्वजों की जानकारी कर अपने सरनेम बदल दिए हैं। रिश्तेदारों के द्वारा, और रिश्तेदार तो इनका बाकायदा बाइकाट भी करने लगे थे। जब ये कार्ड पे नौशाद अहमद दुबे लगाएं, उसी पे तमाम रिश्तेदार इनको फ़ोन किया कि आपकी शादी में नहीं आएंगे, आप दुबे लगाएं। तो ये बोले कि जिसका मन के आना है वो आए, जिसका मन नहीं तो मत आए। उससे मेरा भी रिश्ता खत्म, लेकिन दुबे लगेगा। गांव में क्या माहौल है इसके लिए? गांव में अमन शांति, लेकिन जो विदेश में बैठे हैं वही चल रहा है। गांव में कोई ऐसी बात नहीं, 2-4 हैं जो फेसबुक के जरिए कुछ न कुछ कर दे रहे हैं। धमकियां किसी को डायरेक्ट मिल रही है, किसी को इनडायरेक्ट मिल तो रही है, ये सत्य है। जैसे हिसामुद्दीन दुबे असाड़ा गुन के सामने ही लोग उनको गाली वाली दे रहे हैं, सराय मीर थाना के आजमगढ़ के। हमें आड़ में बैठ के प्लान किया जा रहा है। मोहब्बत की मिसाल कहे जाने वाले ताजमहल में मारपीट का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच खींचतान भी हो रही है। बताया गया कि ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों के बीच फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते पर्यटकों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है जहां पर आपस में ही दोनों पर्यटक भिड़ गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फोटो खिंचवाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और जो मारपीट में तब्दील हो गया। मोहब्बत की नगरी और मोहब्बत की मिसाल ताजमहल, जहां पर पर्यटकों की भीड़ हमेशा रहती है। ताजमहल का दीदार करने के लिए पर्यटक यहां पहुंचते हैं, वहां पर मारपीट हो रही है। फोटो खिंचवाने को लेकर यह विवाद हो रहा है, जिसका बाकायदा एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। लोग रजाई और कंबल में रहकर अपना समय गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनात जवान बर्फीले रेगिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की हिफाजत कर रहे हैं। एलओसी पर खून जमा देने वाली ठंड और 20,000 से 30,000 की फीट की ऊंचाई पर जवान सीमा की सुरक्षा डटे हैं। एलओसी से देखिए न्यूज 18 की जवानों के साथ बर्फबारी के बीच की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर के महीने में जहां पर हल्की बारिश से भी आम इंसान ठिठुरने लगता है, वहीं भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बर्फबारी में अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में साल 2024 में कई आतंकी घटनाएं हुई, कई घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया, कई हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहादत मिली और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इस समय हम पुंछ एलओसी पर पीर पंजाल एरिया में हैं, जहां पर लगातार एलओसी पर भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार सोशल मीडिया के जरिए ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले 1 साल में जम्मू संभाग के डोडा, भदरवाह, राजौरी इन ऐसे बर्फबारी वाले भी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को बढ़ाया गया। यही नहीं, कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया गया।
इस समय ये जवान जिस तरीके से भारी बर्फबारी में अलर्ट मोड पे है, सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ की कोशिश को और मजबूती से बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद ये भी पता चला है कि लगातार जम्मू संभाग में जितने भी एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं उनको पूरी तरह से इस जवानों ने सील किया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही बरतना सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते हैं। सेना में हाल ही में नए हथियार और उपकरण शामिल किए गए। खास बात यह है कि सभी हथियार स्वदेशी हैं। भारत अब एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है और हाईटेक हथियार और उपकरण बना रहा है, जिनकी मदद से दुश्मनों को धूल भी चटा रहा है। न्यूज़ 18 पर देखिए भारत की इसी ताकत पर खास रिपोर्ट। सफेद चादर में लिपटी सरहद पर भारतीय सेना के जवान हाईटेक हथियारों के साथ आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाईटेक हथियारों की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये पहला हाईटेक हथियार AMR हाई टेक्निक हथियार है। इसकी रेंज 1800 मीटर है और ये स्वीडन बेस्ड हथियार है। आगे चलेंगे तो ये देखिए दूसरी गन, ये है साको स्नाइपर राइफल है ये, और 1200 मीटर तक दूर आतंकी को ढेर करता है ये हथियार। ये हथियार मेड इन फिनलैंड है। ये मल्टी शॉट ग्रेनेड जो आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मल्टी शॉट ग्रेनेड इससे पहले भारतीय सेना के बेड़े में नहीं था, और इसका कमाल तब देखा जाता है जब आतंकी किसी घने जंगल या हाइडआउट में छिपे होते हैं, और उस समय इसका काम जो है आतंकियों का तमाम करने के लिए इन हथियारों का इनकी हथियारों की मदद जो है वो ली जाती है। आपको बता दें UBGL जो कि अक्सर लॉन्ग रेंज फायर करता है और दुश्मन के खात्मे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। तस्वीरों में ये जो हाईटेक हथियार आप देख रहे हैं, इससे पहले भारतीय सेना के जवानों में ये हथियार उनके बेड़े में नहीं थे, लेकिन हाईटेक हथियारों के साथ उनकी रेंज भी लंबी है और इस गन का साइज भी, जो AMR जो इतना बड़ा हथियार है, इसकी रेंज भी देखिए और इसका साइज भी देखिए। इतने बड़े हथियार के साथ किस तरीके से आतंकियों को निस्तेनाबूद जो है वो किया जाता है। ये ऐसा हैंड ग्रेनेड है जो मल्टी फायर करता है। इससे पहले ऐसा कोई ग्रेनेड नहीं था जिससे आप मल्टी फायर कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना के पास ये मल्टी टैलेंटेड, मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड कहा जाएगा क्योंकि ये मल्टी फायर करता है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली है। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा लुढ़कने से वहां ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से बड़ी खबर है। जमीन से पानी के साथ आग निकल रही है। नए बोरवेल की खुदाई के बाद यह आग निकल रही है। 24 घंटे से भी अधिक का समय हो गया आग निकलने में है। लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है ये पूरी घटना। तो देखिए, जमीन से पानी निकलने की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन पानी के साथ आग निकल रही है, ऐसी घटना आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन अब एक बोरवेल खोदा गया है। खुदाई के बाद जो है उस बोरवेल से पानी भी निकल रहा है और उसके साथ साथ आग भी निकल रही है और 24 घंटे से ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए जरा, यह है वो बोरवेल। इस बोरवेल से पानी के साथ साथ आग निकल रही है। ये अद्भुत दृश्य है और ये वीडियो सामने आई है। 24 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया है, लगातार आग निकल रही है इस बोरवेल से और ये बोरवेल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बरसों के खुदाया है, चालू हो गया है पानी निकलने के बाद, है ना। अभी तो मैं आया हूँ, सुन के मुँह की जानकारी मिला तो मैं भी आया हूँ। अभी इसमें लग रहा है कि या तो गैस है या माटी तेल है। हाँ,
तो यही है। कोई और अधिकारी कोई आए? अभी तक कोई नहीं आया है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।